हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज से पहले हमने 100 टर्म्स कंप्लीट कर ली हैं लिटरेरी टर्म्स की, और उसके बाद 101 से शुरू करते हैं आज। लिटरेरी टर्म्स लिटरेचर को समझने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने एक बार सारी टर्म्स समझ ली तो आपके लिए लिटरेचर को जानना, उसको मेमोराइज करना बहुत आसान हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मैजिक रियलिज्म से। मैजिक रियलिज्म क्या होता है कि एक लिटरेचर का जॉनर है। इसमें रियल वर्ड तो होता ही है, जैसे कोई भी स्टोरी है वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन उसके साथ कुछ मैजिक डाल दिया, जो कुछ फैंटेसी डाल दी, उसकी वजह से स्टोरी थोड़ी सी अलग हो जाती है। किसी और वर्ल्ड की बजाय वो होता तो इसी में है, रियल वर्ल्ड में ही एग्जिस्ट करता है, पर उसमें फैंटेसी होती है, मैजिक होता है। मैजिक रियलिज्म इज अ पार्ट ऑफ रियलिज्म जॉनर ऑफ फिक्शन। विद इन अ वर्क ऑफ मैजिकल रियलिज्म द वर्ल्ड इज स्टिल ग्राउंडेड इन द रियल वर्ल्ड, बट इसमें फैंटास्टिकल एलिमेंट्स होते हैं। जादू जुदू हो गया, ये मेन वर्क है, जैसे फेरी टेल हो गई, मैजिक रियलिज्म हो गया। और ये जो सलमान रश्दी का वर्क है, इसका एग्जांपल है सलमान रश्दी का वर्क मिडनाइट चिल्ड्रन, जो 1981 में आया था। ये मैजिक रियलिज्म की कैटेगरी में आता है। इसमें जो भी बच्चे इंडिया के इंडिपेंडेंस के दिन रात को 12 बजे जो पैदा हुए थे, उनमें टेलीपैथिक पावर्स थी। तो नेक्स्ट है मास्क। मास्क क्या होता है? मास्क जैसे पहले के टाइम में होता था, उस टाइम मास्क पहन के परफॉर्म करते थे कोर्ट में। जो राजा रानी होते थे उनके सामने एक्टर्स होते थे, वो मास्क पहन लेते थे और अपना ड्रामा, जो भी अपनी परफॉर्मेंस थी, वो मास्क पहन के देते थे। एज ऑफ शेक्सपियर के टाइम में थे ये। इन द बिगिनिंग इट वॉज ओनली अ सीरीज ऑफ डांसेज विच ऑल्सो इलुस्ट्रेटेड सम स्टोरी। पहले सिर्फ डांस था, फिर धीरे धीरे इसमें स्टोरी ऐड होती गई। ये डंप शो भी होते थे जिसमें वो सिर्फ एक्ट करते थे, और बाद में इनके साथ म्यूजिक ऐड किया। म्यूजिक, डांस और सीन तीनों ही हो गए। बेन जॉनसन थे, उन्होंने बहुत अच्छे मास्क लिखे हैं। लव रिस्टोर्ड बाय बेन जॉनसन, ये इनका एक मास्क है। इन्होंने 2 मास्क और भी लिखे हैं, एक है मास्क ऑफ ब्यूटी और मास्क ऑफ ब्लैकनेस। मास्क ऑफ ब्यूटी और मास्क ऑफ ब्लैकनेस। ब्लैकनेस 1605 में था और ब्यूटी था 1606 में। मिल्टन का कैमस है, ये भी एक बहुत मिल्टन का कैमस बहुत इंपॉर्टेंट मास्क है। ये आया था 1634 में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर और सिमली ये फिगर ऑफ स्पीच ही होते हैं। मेटाफर में क्या होता है कि हम सीधा डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं। सिमली में हम एज लगा के या लाइक लगा के, शी इज़ लाइक अ कैट, शी इज़ लाइक अ काउ, ही इज़ लाइक अ लॉयन, जैसे लाइक या एज लग गया वो सिमली आ गया। जिसमें डायरेक्ट कंपैरिजन होता है ही इज़ अ लायन, सीधा सा, तो वो मेटाफर होता है। विलियम शेक्सपियर का एक वर्क है एज यू लाइक इट। शेक्सपियर ने बहुत ड्रामा लिखे थे, तो उसमें ऑलमोस्ट उसने सभी कुछ कवर कर लिया था। आज के टाइम पे भी वो इतना ही इम्पोर्टेंट है, पढ़ना भी और इंटरेस्टिंग भी है। ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड द मैन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स। तो इसने क्या कहा था कि जो वर्ल्ड है वो एक स्टेज की तरह है, जो उसमें मैन और वुमेन है वो बस प्लेयर्स है, एक तरह से एक्टर्स हैं वो। तो बाय कंपेयरिंग द वर्ल्ड टू अ स्टेज एंड द पीपल इन द वर्ल्ड एज प्लेयर्स ऑन इट, ही इज इन्वाइटिंग अस टू थिंक अबाउट द सिमिलैरिटीज बिटवीन द टू एंड बाय एक्सटेंशन द मीनिंग ऑफ ह्यूमन नेचर एंड आवर प्लेस इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट है मॉडर्निज्म। मॉडर्निज्म क्या होता है? जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था उसके बाद लोगों की सोच बदलने लग गई थी। जो लिटरेचर था उसमें भी चेंज आए थे। मॉडर्निस्ट थे वो इमोशंस और स्टाइल के साथ उन्होंने बहुत एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि इंडिविजुअल थॉट थी वो उनके वर्क में दिखाई देती थी। मॉडर्निज्म वॉज अ लिटरेरी मूवमेंट एंड लास्टेड फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी टू अराउंड द मिड 20th सेंचुरी। Influenced by worldwide industrialization and the First World War. Literary modernism was an emotional and experimental style of prose or poetry. इसमें क्या था कि जो राइटर हैं वो बिल्कुल सिंपल वे में अपनी थॉट को एक्सप्रेस करते थे। ये नॉन लीनियर नैरेटिव होता था, फ्री फ्लोइंग इंटीरियर मोनोलॉग होते थे। मोनोलॉग में क्या होता है कि हम अपनी फीलिंग्स को इंडिविजुअली, अपनी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं, इमोशन को। तो एक्सप्रेशन के लिए ये बहुत अच्छा स्टाइल था उस टाइम। राइटर ऑफ मॉडर्निस्ट लिटरेचर फ्रांज काफ्का, D.H. लॉरेंस, वर्जीनिया वुल्फ, T.S. इलियट, जोसेफ कॉनरेड, सैमुअल बेकेट, विलियम कार्लोस विलियम और W.B. यीट्स थे।
नेक्स्ट है मिथ। मिथ क्या होता है? मिथ एक तरह से स्टोरेज होती है जो जनरेशन टू जनरेशन पास आउट होती रहती है। इसमें जैसे ये होता है कि ओरिजिन कैसे हुआ था, जैसे ग्रुप ऑफ पीपल है उनका कैसे ओरिजिन हुआ, या यूनिवर्स में ये चीज़ कैसे बनी। जैसे एक एंशियंट मिथ है, मिथ ऑफ पैरसेफोन। पैरसेफोन इसमें क्या होता है कि जो सीजन्स होते हैं वर्ल्ड में, वो विंटर, ऑटम, ऑटम जो भी है, स्प्रिंग है, ये कैसे चेंज होते हैं। तो इसमें उसमें बताया गया है कि जो परसेफोन है वो हैड टू स्पेंड 1/3 ऑफ द ईयर विद हर हस्बैंड हैड्स एंड 2/3 विद हर मदर डेमेटर। तो दिस क्रिएटेड द सीजन, उसकी वजह से सीजन क्रिएट होते हैं। नेक्स्ट है नरेशन। नरेशन एक तरह से एक्ट ऑफ कन्वेइंग अ स्टोरी इधर रियल और इमेजिनरी टू एन ऑडियंस इन राइटिंग और स्पीच। इसमें क्या होता है कि कोई भी स्टोरी है उसको बताने का एक तरीका होता है कि फर्स्ट पर्सन नरेशन, ये फर्स्ट पर्सन नरेशन है, सेकंड पर्सन नरेशन है, थर्ड पर्सन नरेशन है। मतलब पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि वो स्टोरी है, पोएम है, मेमोयर है, उसको कैसे प्रेजेंट करता है। स्पेसिफिक कैरेक्टर फ्रॉम द स्टोरी, एन अनस्पेसिफिक लिटरेरी वॉइस और बाय द ऑथर। इसमें होता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन होता है तो मतलब अगर कोई स्टोरी है उसमें ये दिया गया है कि ये फर्स्ट पर्सन नरेशन है इसमें, तो उसका क्या मतलब है कि वो स्टोरी खुद बता रहा है। आई और वी का यूज़ हो रहा है कि मैं यहाँ गया, मैंने ये किया, हम वहाँ गए, फिर हमने ये देखा। नेक्स्ट है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन का मतलब क्या होता है, ये सिर्फ ब्लॉग्स में यूज़ होता है, यू और योर इसमें प्रोनाउन यूज़ होता है। और सेकंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो रेयरली यूज़ होता है स्टोरीज में, मोस्टली ब्लॉग्स में यूज़ होता है। नेक्स्ट है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में क्या होता है, ही, शी और दे प्रोनाउन यूज़ होते हैं। जैसे वो किसी और की स्टोरी बता रहे हो, मतलब थर्ड पर्सन की, कि उसके साथ ये हुआ, उसने फिर ये देखा, इस तरह से। तो जो नरेशन होता है वो स्टोरी टेलिंग का एक तरीका होता है कि किस पॉइंट ऑफ व्यू से वो स्टोरी प्रेजेंट की जा रही है। नेक्स्ट है नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म मतलब नेचर से रिलेटेड। नेचर किसको सेलेक्ट करती है, किसको रिजेक्ट करती है। जो डार्विन का, उस टाइम डार्विन का वर्क आया था 1859 में, स्पीसीज 1859 में। डार्विन ने बोला था कि जो नेचर है वो ही ह्यूमन को, जो भी स्पीसीज है उनको सेलेक्ट करती है अपने आप। फिटेस्ट, जो भी सबसे ज़्यादा फिट होता है वो ही सर्वाइव करता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट उसने बोला था। तो इसमें क्या होता है, डार्विन व्यू था, व्यू ऑफ नेचर टू लिटरेचर एंड आर्ट है। नेचुरलिस्ट बिलीव दैट द ह्यूमन कैरेक्टर वाज शेप्ड बाय सोशल कंडीशन, हेरेडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो डार्विन ने भी यही बोला था कि जो ह्यूमन बीइंग है, वो जो सोसाइटी है, जो उसका एनवायरनमेंट है, उसको अडेप्ट कर लेगा वो तो सर्वाइव करेगा, जो नहीं अडेप्ट कर पाएगा वो खत्म हो जाएगा। फ्रेंच ऑथर इमिली जोला first adapted the term naturalism to describe a specific type of literature and designed many of the theories behind the movement. तो ग्रेट एग्जाम्पल है जॉन स्टैनबेक का द ग्रेप्स ऑफ रेथ। ये आया था 1939 में। नेचुरलिज्म का मतलब ये होता है, ये डार्विन से बहुत इंस्पायर्ड है। उस टाइम डार्विन ने ये बुक लिखी थी, तो इसी का व्यू इसमें दिखता है कि नेचर जिसको सेलेक्ट करती है वही सरवाइव करता है। नेक्स्ट है नियो क्लासिकलिज्म, क्लासिसिज्म। नियो क्लासिसिज्म क्या होता है, इसको 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। रेस्टोरेशन एज। रेस्टोरेशन एज वो है जिसमें रेस्टोरेशन ऑगस्टन, और ये तीसरी है एज ऑफ जॉनसन। तो रेस्टोरेशन में मिल्टन का वर्क आ जाता है, मिल्टन इसका प्रोमिनेंट राइटर है। ऑगस्टन एज में अलेक्जेंडर पोप, और जो एज ऑफ जॉनसन है ये तो जॉनसन के नाम से ही है, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। तो इसमें क्या होता है कि नियो का मतलब न्यू, और क्लासिकल मतलब जो पुराना है। तो इन्होंने जो क्लासिकल एंशियंट ग्रीक का जो भी स्टाइल था वहीं से इंस्पिरेशन लेकर नया लिटरेचर लिखा था, लिटरेचर के नए नए पीस लिखे थे। इंस्पिरेशन उनकी वहीं से थी, क्लासिकल टाइम से थी, तो इसीलिए इनको नियो क्लासिकल मतलब न्यू क्लासिकल बोल दिया एक तरह से। इनके वर्क थे वो इंस्पायर्ड क्लासिकल कल्चर से ही थे। तो मेजर वर्क मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट है जो 1667 में आया था, और जॉन बानियन का पिलग्रिम्स प्रोग्रेस है, और सेकंड पीरियड में अलेक्जेंडर पोप था। अलेक्जेंडर पोप का एसे ऑन मैन जो 1734 में आया था, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और एसे ऑन क्रिटिसिज्म, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक लाइन है, फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड। ये काफ़ी फेमस है और बहुत बार पूछी जाती है। ऑगस्टन एज के ये प्रोमिनेंट राइटर थे।
सैमुअल रिचर्डसन है, उन्होंने जर्नलिज्म को इंट्रोड्यूस किया था सोसाइटी में। और उनका पहला जो नोवेल भी डेनियल डेफो ने, सॉरी सैमुअल रिचर्डसन ने तो नोवेल को किया था, उनका फर्स्ट नोवेल था पामेला। और डेनियल डेफो था, उन्होंने जर्नलिज्म को इंट्रोड्यूस किया था, डेनियल डेफो ने। पैमेला द विर्चू रिवार्डेड ये वर्क आया था 1740 या 41 के आसपास आया था। ये ही एक तरह से इंग्लिश या मॉडर्न ड्रामा का फर्स्ट नोवेल माना जाता है। सैमुअल जॉनसन जो एज ऑफ जॉनसन से एसोसिएटेड हैं, उनका वर्क था द डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, 1745 से 1755 में आया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। नेक्स्ट है, इनको डॉक्टर सैमुअल जॉनसन भी बोला जाता है। नेक्स्ट है नोवेल। नोवेल क्या होता है? ये नोवेल इज अ वर्क ऑफ प्रोज फिक्शन दैट टेल्स अ नैरेटिव ओवर एन एक्सटेंडेड लेंथ। नोवेल होता है, ड्रामा छोटे होते हैं, नोवेल होता है उनकी लेंथ ज़्यादा होती है। और नोवेल से पहले एक बीच में आता है नोवेला। नोवेला नोवेल से थोड़ा सा छोटा होता है। तो फर्स्ट नोवेल तो वैसे तो माना जाता है 1010 का टेल ऑफ गेंजी बाय मुरासाकी सिकुबू ने लिखा था। और इंग्लिश, जब मॉडर्न इंग्लिश नोवेल तो सैमुअल रिचर्डसन का पैमेला माना जाता है। द विर्चू रिवार्डेड जो 1640 के आसपास आया था, 41 या 41। इसकी कैटेगरी होती है जैसे मिस्ट्री नोवेल है जिसमें क्राइम सीन होता है, या गॉथिक नोवेल है जिसमें भूत या इस तरह का कुछ सीन होता है। डिटेक्टिव नोवेल होते हैं जिनमें डिटेक्टिव स्टोरीज होती हैं। नोवेल एक तरह से फिक्शन का ही पार्ट है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव। ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव ये टर्म T.S. इलियट ने यूज़ की थी अपने वर्क में हेमलेट 1990 में। इन्होंने क्या बताया था कि कोई भी एक वर्क होता है उसमें सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक सिचुएशन होती है, चेन ऑफ इवेंट्स होते हैं जो एक के बाद एक घटित होते रहते हैं। तो इसमें ये होता है कि ऑथर का एक इंटेंशन होता है उन इवेंट्स के द्वारा, जो प्लॉट उसने बोला है, जो कैरेक्टर, सिचुएशन और जो भी एक्ट होता है उसके द्वारा ऑथर, जो रीडर होता है, उसमें कुछ इमोशन इवोक करने को ट्राई करता है, या जो एक मैसेज है जो कन्वे करने की कोशिश करता है। वो सेम जो उसमें हो रहा है कि अब हेमलेट, जैसे हेमलेट है कि अब हेमलेट को ऐसा लगेगा उसके फादर को मार दिया है, फिर वो ये करेगा, फिर वो ये करेगा। जो भी चेन ऑफ एक्शन होता है या चेन ऑफ इवेंट्स होता है, उससे वो जो ऑथर है, जो उसका इंटेंशन होता है, जो वो मैसेज कन्वे करना चाहता है, अगर वो सेम मैसेज रीडर तक पहुंच रहा है, वो भी उसी चीज़ को सेम फील कर रहा है, दैट मीन्स कि ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव है। लेकिन हेमलेट को उसने फेल बताया था कि इसमें ऐसा नहीं होता है, जो ऑथर है वो अब एक रियल मैसेज कन्वे करने में फेल हो गया है, तो इसको आर्टिस्टिक फेलियर बोला गया था। जो आप प्रेजेंट कर रहे हो, जो मैसेज आप कन्वे करने की कोशिश कर रहे हो, सेम मैसेज रीडर तक पहुंच रहा है, वो भी उससे एग्री करता है या नहीं। अगर नहीं है, रिलेट नहीं कर पा रहा है, तो फेल है ये वर्क। इसीलिए इसको हेमलेट को आर्टिस्टिक फेलियर बोला गया था। नेक्स्ट है ऑक्टेव। ऑक्टेव होता है, इसमें 8 लाइन्स होती हैं। और ऑक्टेव, फेमस ऑक्टेव के एग्जांपल्स हैं रोमांटिक पोइट्री में लॉर्ड बायरन का बेपो है जो 1817 में आया था। एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग का है हाउ डू आई लव दाई सोनेट 43, ये 1850 में आई थी। 1850 में वर्ड्सवर्थ की डेथ हुई थी। और नेक्स्ट है ओड। ओड क्या है? हमने थोड़ी टाइम पहले लिरिक पोइट्री की थी, उसी का एक टाइप है ओड। जैसे सोनेट भी उसी का टाइप है, तो ओड भी उसी का टाइप है। इसमें जैसे कोई सेलिब्रेशन है, अप्रिशिएशन है, डेडिकेशन है, दे आर जनरली डायरेक्टेड एज ए स्पेसिफिक पर्सन। एक मतलब ये स्पेसिफिक या तो कोई पर्सन होगा, ये प्लेस होगा, या कोई आइडिया होगा, या ऑब्जेक्ट होगा। जैसे ग्रीशियन अर्न है तो वो अर्न के बारे में बता रहा है, उसके ऊपर जो आर्ट बनी है उसके बारे में बात कर रहा है। इसमें क्या होता है, सेरेमोनियल हो सकती है या फॉर्मल टोन होती है। ओड होती है वो 3 टाइप की होती है। एक होती है इरेगुलर ओड, एक पिंडारिक और एक होरेशियन ओड। इरेगुलर ओड का एग्जांपल है ग्रेशियन अर्न है, वो इरेगुलर का है। और पिंडारिक का है ये द बार्ड बाय थॉमस ग्रे, ये पिंडारिक ओड का एग्जांपल है जो 1757 में आया था। जो एंड्रयू मॉरवेल है उसने एक ओड लिखी थी, और होरेशियन ओड लिखी थी उन्होंने अपॉन क्रोमवेल्स रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड। जो कॉमनवेल्थ पीरियड था, कॉमनवेल्थ का मतलब होता है मोनार्की उस टाइम नहीं थी। ओलिवर क्रोमवेल उसी टाइम मतलब एक तरह से उनका रूल चल रहा था, तो जब उनका रिटर्न हुआ, मोनार्की का एंड हुआ, तो उस टाइम उनके रिटर्न पे एंड्रयू मॉरवेल ने एक ओड लिखा था, वो होरेशियन ओड था। होरेशियन ओड अपॉन क्रोमवेल्स रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड। ये 1650 में था, 1649 में आए थे वो, तो 50 में लिखा गया था।
और 60 में उनका एंड हो गया था, उनकी डेथ कर दी गई थी और फिर मोनार्की फिर से रिस्टोर हो गई थी, तभी से रेस्टोरेशन पीरियड शुरू हो गया था। नेक्स्ट है ओडिपस कॉम्प्लेक्स। ओडिपस कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, एक सिगमंड फ्रूड साइकोलॉजिस्ट थे, उनका एक वर्क था इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, कि हमें जो ड्रीम्स आते हैं उनकी अपनी एक इंटरप्रिटेशन होती है। ये वर्क आया था 1899 में और सम टाइम वी कंसिडर 1900। तो उन्होंने कहा था कि इंटरप्रिटेशन, जो ड्रीम्स होते हैं उनका अपना एक मतलब होता है, या उसकी कहीं ना कहीं कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड में डिज़ायर होती है, उसी की वजह से वो ड्रीम्स आते हैं। तो ओडिपस कॉम्प्लेक्स का मतलब ये है कि एक सोफोक्लिस का एक वर्क था, जो ग्रीक ट्रेजेडी लिखा करते थे, ग्रीक ड्रामेटिस्ट थे सोफोक्लिस, उन्होंने लिखा था ओडिपस रेक्स। तो ओडिपस रेक्स में स्टोरी ये होती है कि जो ओडिपस होता है वो अपने फादर को मार देता है अननोइंगली, उसको पता नहीं होता कि ये उसका फादर है, और बाद में वो अपनी मदर जोकास्टा से मैरिज कर लेता है। तो इसमें यही दिखाया गया है कि जो सन होता है वो अपने फादर को एक तरह से अपना राइवल समझता है, और अपनी मदर के अफेक्शन के लिए उसको लगता है कि एक तरह से मदर के प्रति अट्रैक्शन होता है, तो उसी को दिखाया गया है। और ये एक साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट की स्टेज होती है, ये 3 to 5 ईयर्स का जो बच्चा होता है उसके लिए है ये। तो उसी ड्रामा से इसको नाम दिया गया है ओडिपस कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट है ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया जैसे साउंड होती है, कोई भी साउंड है उसी का सेम रिटर्न फॉर्म में वैसे ही लिखा जाता है, जैसे जैसे बजिंग साउंड होती है, वो साउंड स्नेक की होती है हिस, उसी को लिखते भी ऐसे ही हैं। बेल की जो साउंड होती है, मतलब सेम जो साउंड है उसी को लिखना, रिटर्न में भी वो वैसी ही है, सुनने में भी वो वैसी ही है, उसी को बोलते हैं ओनोमेटोपिया। एडगर एलन पो का एक वर्क है द बेल्स, उसमें काफ़ी यूज़ किया गया है इसको। नेक्स्ट है ओपेरा। ओपेरा में एक्शन स्टोरी कैरेक्टर होते हैं, प्री म्यूजिक के साथ होते हैं, एक म्यूजिक कंपोजर होता है, एक राइटर होता है। तो एक वो लिब्रेटिस्ट क्या होता है, जो राइट भी करता है टेक्स्ट को और लिखता भी है, और जो टेक्स्ट होता है उसको बोलते हैं लिब्रेटो। तो इसमें जो स्टोरी होती है वो एक तरह से जो वर्ड्स होते हैं, जो स्क्रिप्ट होती है वो बोली नहीं जाती है, वो गाई जाती है, मतलब म्यूजिक के साथ होता है ये, इसी को ओपेरा बोलते हैं। नेक्स्ट है ओटावा राइमा। ओरिजिनली ओटावा राइमा ऑफ 11 सिलेबल लाइन्स, ये उसकी राइम स्कीम होती है ABABABCC। सर थॉमस वॉर्ड थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इंग्लिश में ओटावा राइमा को, और लॉर्ड बायरन ने अडेप्ट किया था। इन्होंने एक 10 सिलेबल वर्क लिखा था, मोक एपिक डॉन जुआन, 1819 से 1824 के बीच में। 1819 में आई थिंक इसके 3 कैंटोज आए थे, 17 कैंटोज में है। जॉन डुआन जो वर्क है डॉन जुआन, ये 17 कैंटोज में है, और 17 कैंटो है लास्ट वाला वो इनकम्प्लीट है, क्योंकि 24 में इनकी डेथ हो गई थी। और एक W.B. ईट्स का वर्क है अमंग स्कूल चिल्ड्रन, और सेलिंग टू बाइजेंटियम, ये दोनों भी ओटावा राइमा में ही लिखे गए हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स होते हैं, 2 वर्ड्स एक साथ लिखे जाते हैं पर उनका मीनिंग अलग अलग होता है। ये भी एक लिटरेरी डिवाइस है। एज ए लिटरेरी डिवाइस ऑक्सीमोरॉन हैज़ द इफेक्ट ऑफ क्रिएटिंग एन इम्प्रेशन, एनहेंसिंग ए कॉन्सेप्ट एंड इवन इंटरटेनिंग द रीडर। इसमें जैसे ओनली वंस लिखा गया है, ओनली है ओनली चॉइस लिखा गया है। ओनली है तो चॉइस तो हो ही नहीं सकती, तो एक तरह से ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। इसी तरह से सेम और डिफरेंस है, सेम है तो फिर डिफरेंस कैसे हो गया। जो 2 वर्ड होते हैं वो कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं, एक का मतलब कुछ होता है दूसरे का कुछ होता है, मतलब बिल्कुल ऑपोजिट होता है एक तरह से, तो उसी को ऑक्सीमोरॉन कहते हैं। नेक्स्ट है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स एक स्टेटमेंट होता है जो देखने में, पहले तो सुनने में या देखने में तो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है, कि इसमें जो भी लिखा गया है दोनों ही मीनिंग है, कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन जब उसको थोड़ा सा हम डीपली सेंस करने की कोशिश करते हैं तो फिर एक मीनिंग निकलता है। तो जैसे डू द थिंग यू थिंक यू कैन नॉट डू, मतलब ऐसा काम करो जो तुम नहीं कर सकते। और इफ़ यू डोंट रिस्क एनी थिंग यू रिस्क एवरीथिंग, मतलब अगर तुम कुछ भी रिस्क नहीं लोगे तो एक तरह से आप तुम्हारी लाइफ ही रिस्क बन जाएगी, मतलब हम कुछ भी नहीं करेंगे तो एक तरह से सब कुछ रिस्की होगा हमारे लिए। तो इसमें यही होता है कि स्टेटमेंट देखने में कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है, पर जब हम उसको समझने की कोशिश करते हैं फिर एक अलग से सेंस निकलता है इन ए नॉन ट्रेडिशनल वे में, डिफरेंट और नॉन ट्रेडिशनल। नेक्स्ट है पैरोडी। पैरोडी किसी भी वर्क हो गया उसको एक तरह से मॉक किया जाता है, उस पर फन किया जाता है। तो पैरोडी का सब्जेक्ट जो है वो कोई सेलिब्रिटी हो सकता है, पॉलिटिशियन हो सकता है, ऑथर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें जो हेनरी फील्डिंग ने पहले लिखा था
नहीं, हेनरी फील्डिंग ने तो पैरोडी लिखा था, उससे पहले सैमुअल रिचर्डसन का वर्क आया था पैमुला 1740 से 41 में, पैमुला, और इसका सब टाइटल था द विर्चू रिवार्डेड। तो इसी की पैरोडी लिखी थी हेनरी फील्डिंग ने शैमिला 1741 में। उसके बाद लास्ट है पेस्टोरल। पेस्टोरल का मतलब तो वो ये कि शेफर्ड होगा, नेचुरल सेटिंग होगी। तो पेस्टोरल में ये दिखाया, नेचुरल वर्ल्ड दिखाया जाता है, और जो ह्यूमन रिलेशनशिप है नेचर के साथ कैसा है उसका, रूरल एनवायरनमेंट के साथ कैसा उसका रिलेशनशिप है, वो ही दिखाया गया है। तो पेस्टोरल लिटरेचर की एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। सबसे पहले जो, अच्छा, लैटिन में इसका मीनिंग होता है शेफर्ड, और विर्जिल थे, उन्होंने लिखा था एनीड, ये उनका एक पेस्टोरल वर्क है। और उसके बाद पीबी शेली ने एडोनिस लिखा था, जॉन मिल्टन ने लिसिडस लिखा था। ये एलिजी हैं, पेस्टोरल एलिजी हैं ये दोनों ही। तो पेस्टोरल में क्या होता है, रूरल सेटिंग होती है, शेफर्ड होता है, नेचर का ह्यूमन रिलेशनशिप दिखाया जाता है। आज 20 टर्म्स कंप्लीट हो गई हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन।